सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। हमारा वैशेषिक दर्शन का पाठ चल रहा है, जिसमें अष्टम अध्याय का प्रथम हानिक हम पढ़ रहे थे। तो इसके पहले हमने पढ़ा था कि गौ आदि कार्य द्रव्यों का ज्ञान कैसे होता है। क्यों जी पद्मनाभ जी, कैसे होता है? गौ आदि जो पदार्थ हैं, हाँ, गौ द्रव्य है, इसका ज्ञान कैसे होगा? उसके द्रव्य से, उसके गुण से और उसके कर्म से। ठीक है, ठीक बात है। और ये गुण, द्रव्य, गुण और कर्म, इनका ज्ञान कैसे होता है रुपेश जी? द्रव्य, गुण और कर्म का ज्ञान कैसे होता है? तो द्रव्य, गुण और कर्म में इनका ज्ञान समानताओं और भिन्नताओं के आधार पर होता है। ये बात मुख्य है। तो ये विषय हम पढ़े थे। अब आ रहा है सूत्र 9। बोलिए। समवायिनः स्वैत्यात् श्रुत्य बुद्धिश्च श्वेत बुद्धिस्ते कार्य कारण भूते। अब कह रहा है इसमें जो श्वेत शंख देखते हैं, श्वेत शंख, सफेद शंख देखते हैं, ठीक है, तो ये शंख सफेद है, ये ज्ञान कैसे होता है? ये प्रश्न आ रहा है। ठीक है, यह शंख जो है सफेद है ना, ये ज्ञान कैसे होता है? लिखिए प्रश्न। लिखो, यह शंख श्वेत है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखो, यह शंख श्वेत है। है ना? इस प्रकार का ज्ञान कैसे होता है, अथवा ये ज्ञान कैसे होता है? ये करो, ये ज्ञान कैसे होता है? यह शंख श्वेत है ना, कमा बंद कर दो, फिर लिखो ऐसा ज्ञान अथवा ये ज्ञान कब होता है, कैसे होता है? ठीक है। तो जानते हैं ना कि ये शंख सफेद है, तो ये सफेद है, ये ज्ञान कैसे हुआ? ठीक है जी, किस प्रकार से हुआ, क्या इसकी रीति है, क्या विधि है, ये प्रश्न कर रहा है। तो उत्तर लिखिए 9 का। सफेद रूप को धारण करने वाले, सफेद रूप को धारण करने वाले शंख के श्वेत रूप गुण से, श्वेत रूप गुण से तथा मस्तिष्क में स्थित श्वेत्य बुद्धि से, श्वेत माने सफेदी, श्वेत्य बुद्धि से, श्वेत्य माने सफेदी से युक्त, ठीक है ना? हाँ,
जो शब्द है ना श्वेत, उससे बना श्वैत्य। तो मस्तिष्क में स्थित श्वैत्य बुद्धि से, ठीक है जी। श्वेत शंख है, नहीं, श्वेत बुद्धि से, श्वेत शंख में लिखो, श्वैत्य बुद्धि से श्वेत शंख में, श्वेत शंख में यह ज्ञान होता है कि, यह ज्ञान होता है कि ये शंख श्वेत है। ठीक है, हाँ, अब पूरा हो गया सूत्रार्थ। अब देखो इसमें जो है ना श्वेत रूप गुण है, ठीक है, शंख में क्या है, श्वेत रूप गुण है। तो उस श्वेत रूप गुण से इसको देखते हैं तो पता चलता है हाँ सफ़ेद रंग है, तो उसके श्वेत रूप गुण में सफ़ेद रंग से, शंख के सफ़ेद रंग का ये होना एक, दूसरा आपकी बुद्धि में भी वो श्वेत बुद्धि बनी हुई है, सफ़ेद बुद्धि, ये सफ़ेद है, आपको आपको पता है कि इसको सफ़ेद बोलते हैं, श्वेत, हाँ, सफ़ेदी से युक्त, ये जो शंख है सफ़ेदी से युक्त है, ये बुद्धि आपके मस्तिष्क में है। जैसे आप कोटि वस्त्र पहने हैं, ओढ़े हैं, उत्तरीय ओढ़े हैं, ये आपका सफ़ेद वस्त्र है ये। तो एक तो सफ़ेद रंग दिख रहा है, दूसरा आपके अंदर भी ज्ञान भी है कि ये सफ़ेद रंग का मैं वस्त्र धारण किया हुआ हूँ। तो आपकी बुद्धि में क्या है, वो श्वैत्य बुद्धि है, आपके मस्तिष्क में श्वैत्य बुद्धि है, आप उसको पहचानते हैं सफ़ेद रंग को, ठीक है। जिसकी बुद्धि काम नहीं करती उसको ज्ञान नहीं होगा, जैसे पागल है, उसको ये सफ़ेद रंग है क्या, उसको कुछ पता नहीं चलता, अभी बुद्धि काम नहीं कर रही है ना। तो ये मस्तिष्क में भी श्वेत बुद्धि होनी चाहिए, हाँ इसको सफ़ेद रंग कहते हैं, ठीक है जी। तो इसको सफ़ेद रंग कहते हैं, ये बुद्धि में हो, और दूसरा उसमें श्वेत रंग भी हो, सफ़ेद रंग भी हो। अगर सफ़ेद रंग तो उसमें है लेकिन आपकी बुद्धि में ये बात नहीं है, आपको पता नहीं है, तो आप उसको नहीं बोल पाएंगे कि सफ़ेद शंख है करके, ठीक है। जैसे कि एक छोटा सा बालक है 1 वर्ष का, वो भी देख रहा है सफ़ेद शंख है, लेकिन जब तक उसकी बुद्धि में बात नहीं बैठाओगे कि बेटा इसको सफ़ेद शंख कहते हैं, ये सफ़ेद रंग है, ये सफ़ेद शंख है, जब तक उसके मस्तिष्क में ये बात नहीं डालोगे वो देख करके भी जान नहीं पाएगा कि सफ़ेद शंख है करके, ठीक है ना जी। ये क्या है, सफ़ेद रंग पता नहीं उसको, तो पहले बुद्धि में डालना पड़ता है ये सफ़ेद है, ये लाल है, ये पीला है, तो मस्तिष्क में वो सफ़ेद लाल नीला पीला रंग की बुद्धि बढ़ जाती है। उस बुद्धि के आधार पर फिर पहचानते हैं हाँ ये जो शंख है सफ़ेद है। हर पदार्थ, ये तो एक उदाहरण दिया श्वेत रंग का, लाल रंग भी ऐसा ही है, वो तो उस वस्त्र लाल, ये भगवा ये लाल ये रंग इसमें है, ये तो रंग तो है ही इसमें, लेकिन आपकी बुद्धि में भी लाल रंग बना हुआ है, इसको लाल रंग कहते हैं, ये जानते हैं आप, पहचानते हैं इसको। जो नहीं पहचानता उसको देख के भी वो जान नहीं पाएगा कि इसको लाल कहते हैं, वो बोलेगा नहीं, ठीक है जी। तो बुद्धि में भी वो बात होनी चाहिए और उसका रंग भी होना चाहिए। तो इसमें जो श्वेत गुण है वो कारण है, ठीक है, और यह शंख श्वेत का जो ज्ञान है वो कार्य है। यह शंख श्वेत है जो आपने कहा, यह कार्य हुआ, ये ज्ञान, क्या समझे, जो ज्ञान हुआ वो क्या हुआ, कार्य, और जो श्वेत रंग है सफ़ेद रंग है वो क्या है, कारण। उस कारण से आपको ज्ञान हुआ ना जी, तो ज्ञान हुआ वो कार्य बना, ठीक है। ये इसके भाषण में भी दिया है, हो गया ठीक। अब सूत्र 10 देखो, द्रव्येषु अनितरेतर कारणा, ये 10 नंबर सूत्र है, इसका लिखिए प्रश्न। देखो पहले क्या कह रहा है इसमें समझो एक बार है, फिर बताऊंगा प्रश्न। कि घट वस्त्र आदि स्वतंत्र द्रव्यों का जो ज्ञान होता है उसमें एक द्रव्य का ज्ञान दूसरे द्रव्य के ज्ञान में कारण नहीं बनता है। माने आपको घट का, जैसे अभी ज्ञान हुआ शंख का,
तो शंख के सफ़ेद गुण से और आपके मस्तिष्क में वो सफ़ेद रंग का ज्ञान होने से जाने उसको कि सफ़ेद रंग सफ़ेद शंख है। ऐसे ही कोई घट है, घड़ा है, कहीं पर कपड़ा है, तो ये अपने आप में क्या स्वतंत्र हैं। तो ये स्वतंत्र द्रव्य हैं, ये कारण नहीं बनते हैं, दूसरे के ज्ञान में ये कारण नहीं बनते हैं। ठीक है जी। जैसे ये सफ़ेदीपन कारण बना, सफ़ेद शंख का जो सफ़ेदी रंग है, सफ़ेद रंग है, वो कारण बना आपके ज्ञान करने में। ऐसे घड़ा को देखोगे तो घड़ा को देखने से क्या वो कपड़े का ज्ञान हो जाएगा? इधर कपड़ा है, इधर घड़ा है, कोई देखता है घड़े को, तो घड़े को देखने से क्या कपड़े का ज्ञान होगा? नहीं होगा, क्योंकि उसमें कोई संबंध नहीं है कारण कार्य का। ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पर घड़ा को देख रहे हैं, उसके अंदर जल है, नीचे अग्नि जल रही है, भाप उठ रहा है ऊपर में, तो घड़े को देख के जान लेंगे कि इसके अंदर पानी है और पानी को गर्म किया जा रहा है। ठीक है ना जी। या चलो अग्नि नहीं भी है, अग्नि बुझ गई है, चूल्हे में रखा है और वो घड़े से भाप निकल रहा है, तो क्या समझेंगे? इसमें गर्म पानी अंदर में है। ठीक है, उसका संबंध है। लेकिन घड़े का और इधर कपड़े का कोई संबंध नहीं है, तो ये यही कह रहा है। ठीक है। तो घट वस्त्र आदि स्वतंत्र द्रव्यों का जो ज्ञान होता है, क्या उसमें एक द्रव्य का ज्ञान दूसरे द्रव्य के ज्ञान में कारण बनता है? ये प्रश्न बनेगा। तो लिखिए, प्रश्न लिखिए, घट वस्त्र आदि स्वतंत्र द्रव्यों का जो ज्ञान होता है, घट वस्त्र आदि स्वतंत्र द्रव्यों का जो ज्ञान होता है, ठीक है, क्या उसमें एक द्रव्य का ज्ञान, क्या उसमें एक द्रव्य का ज्ञान दूसरे द्रव्य के ज्ञान का कारण होता है? ठीक है जी, यह प्रश्न हुआ। तो ये सब को उतार दो, क्या मिटा करके, और होगा कारण नहीं होता है। सब प्रश्न उतारो, लिखो, चलो उत्तर लिखिए। घट वस्त्र आदि स्वतंत्र द्रव्यों का, ऊपर वाला नीचे उतारिए, घट वस्त्र आदि स्वतंत्र द्रव्यों का जो ज्ञान होता है, उसमें एक द्रव्य का ज्ञान दूसरे द्रव्य के ज्ञान का कारण नहीं होता है, कारण नहीं होता है। ठीक है जी। तो यही बात है कि क्या कारण होता है? एक द्रव्य का ज्ञान दूसरे द्रव्य के ज्ञान का कारण होता है? तो कारण नहीं होता, बस ये तो उत्तर है। ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ज्ञान होता है, उदाहरण दिया है, देखो नीचे देखो भाष्य में, यथा अयम दंडी दंडेन लिंगेन जायते। जैसे कोई दंडी है, जैसे हम पढ़ते हैं ना, स्वामी विजयानंद दंडी, दंडी स्वामी बोलते हैं। क्यों दंडी बोलते हैं उनको? क्योंकि दंडे ना, उनके पास दंड है, तो दंडे को होने से जानते हैं कि स्वामी दंडी स्वामी है, डंडा वाले हैं ये। तो डंडा को देख कर जानते हैं कि स्वामी जी क्या है? दंडी है, डंडा वाले हैं। ऐसे ही हस्ती हस्ते न, ये हाथ वाला है, तो हाथ को देख के जानेंगे हाथ वाला है। ठीक है, हस्ती हस्ते न, तो हाथ वाला है, तो कैसे जानेंगे? हाथ को देख करके, इसका हाथ है, हाथ वाला है। कंबल है, तो कंबल देख जानेंगे कंबल वाले, जो आपको देखेंगे अभी ये कंबल वाला है, कैसे जानेंगे? आपने कंबल ओढ़ा है, तो आपके कंबल को देख करके हम जानते हैं ये कंबल वाले हैं।
ठीक है जी। तो ऐसे जो ज्ञान हो रहा है कि कंबल को देख करके कंबल वाले का ज्ञान होता है, जो कंबल ओढ़ा है उसको जान लेते हैं, दंड को देख करके दंड की ज्ञान होता है। ऐसे ही घट को देखने से वस्त्र का ज्ञान नहीं होता है। क्या समझे सूरज जी? समझे? घड़े को देखने से कपड़े का ज्ञान नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? दोनों में कोई संबंध नहीं है, दोनों ही स्वतंत्र हैं। घड़ा स्वतंत्र है अपने आप और कपड़ा स्वतंत्र है भाई। लेकिन जैसे दंडी और दंडे में संबंध है, दंडी में स्वामी जी सन्यासी और दंड पकड़ते हैं तो संबंध है उनका, ठीक है जी। तो जहाँ संबंध है वहाँ पर एक को देखने से उससे संबंधित दूसरे पदार्थ का ज्ञान हो जाता है, ठीक है ना जी। और जहाँ संबंध है नहीं वहाँ पर ज्ञान नहीं होता है। तो जहाँ पर लिंग लिंगी संबंध है वहाँ पर ज्ञान होता है। जैसे कि धुआं को देख करके अग्नि का ज्ञान होना, वहाँ पर लिंग लिंगी संबंध है। धुएं को देख करके अग्नि का ज्ञान होता है ना। क्यों होता है ज्ञान? क्योंकि उनमें संबंध है, धुएं और अग्नि में संबंध है। तो क्या ऐसे कपड़े और घड़े में संबंध है? कोई संबंध नहीं है, ठीक है जी। इसलिए ये जो भिन्न भिन्न द्रव्य होते हैं वे एक दूसरे के ज्ञान में कारण नहीं बनते हैं। समझ गए ना जी? हाँ, ये है सूत्र 10। अब अंतिम सूत्र बचा 11। बोलिए। कारण अयोगपद्यात् कारण क्रमाच्च घटपट आदि बुद्धि नाम क्रमो न हेतु फल भावात्। ये सूत्र 11 हो गया जी। अब इसमें क्या कह रहा है? देखो कि घट वस्त्र आदि ज्ञानों का क्रम इसलिए है कि ज्ञान की उत्पत्ति के कारण अर्थात इंद्रिय अर्थ सन्निकर्ष अनेक वस्तुओं के साथ एक ही काल में नहीं हो पाता और सन्निकर्ष क्रम से होता है। तो उन पदार्थों के उन द्रव्यों ज्ञान में परस्पर कोई कारण कार्य संबंध नहीं है। तो वो जो कहा गया था अभी घट और वस्त्र का ज्ञान एक को देख के दूसरे ज्ञान नहीं होता है, कारण नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? क्योंकि उसमें कारण कार्य संबंध नहीं है, कारण का संबंध उसमें नहीं है। तो इसलिए घट को देखो उसका ज्ञान अलग होगा और जो वस्त्र उसको देखो उसका ज्ञान अलग होगा, क्रम से ज्ञान होगा। पहले घट का ज्ञान हुआ, इसके बाद में देखते हो कपड़े को तो कपड़े का ज्ञान होगा, क्रम से ज्ञान होगा। घड़े एक को देख लो और कपड़े जान लो, ऐसा नहीं होगा। समझ रहे हैं पद्मनाभ जी? एक पदार्थ को देख करके दूसरे ज्ञान नहीं होगा, दूसरे को देखने के लिए उसको भी देखना पड़ेगा, क्रम से ज्ञान होगा। पहले घड़े को देखो फिर कपड़े को देखो तो दोनों का ज्ञान ऐसे हो जाएगा। एक ही पदार्थ को देख करके दूसरे का ज्ञान नहीं होगा। तो ज्ञान कैसे होगा? क्रमानुसार होगा। जिसको देखोगे पहले उसका ज्ञान पहले होगा, इसके बाद में जिसको देखोगे उसका ज्ञान बाद में होगा। तो क्रम से ज्ञान हुआ ना, तो ये कह रहा है। तो जो इंद्रिय सन्निकर्ष है वो भी एक काल में अनेक वस्तुओं नहीं होता है। हम देख रहे हैं, इसको देख रहे हैं, इधर मान लीजिए घड़ा रखा है, मेरे दाहिने ओर क्या रखा है घड़ा रखा है। तो इसको देखें तो मेरे इंद्रिय और अर्थ सन्निकर्ष एक में हो रहा है, इंद्रियां जुड़ी हैं घड़े से। लेकिन एक ही काल में इधर कपड़ा है बाएं साइड में, इधर जुड़ी नहीं है, इसलिए इनका ज्ञान नहीं होगा। फिर इसको देख करके जब इधर देखूंगा फिर इधर जुड़ी इंद्रियां तो इसका ज्ञान होगा। तो क्रम से ज्ञान हुआ, पहले इधर ज्ञान फिर इधर ज्ञान, ठीक है जी। तो ये हो रहा है कि क्योंकि एक ही समय में हमारी इंद्रियां अनेक पदार्थों से नहीं जुड़ सकती, क्रमशः जुड़ती हैं, ठीक है। और ज्ञान भी क्रमशः होता है। हाँ, ये बात अलग है कि इतना तेज है, इसमें गति है, तीव्रता है कि हमको लगता है एक साथ ज्ञान हो रहा है, ऐसा लगता है, लेकिन एक साथ ज्ञान होता नहीं है। ये हमने पढ़ा था ना कि क्या है, युगपत जन अनुत्पत्ति,
मनुष्यलिंगम। एक साथ अनेक जान को उत्पन्न न होना ये मन का लक्षण है। तो एक बार में एक जन पैदा होता है, लेकिन इतना जल्दी जन हो जाता है, हम पूरा साथ साथ हो गया सब, ऐसा लगता है, जबकि ऐसा होता नहीं। ठीक है, लिखो प्रश्न इसका। घट वस्त्र आदि जानों का क्रम किस लिए है? घट वस्त्र आदि जानों का क्रम किस लिए है? ठीक है, अर्थात इनका क्रम के अनुसार ज्ञान क्यों होता है, क्रमशः ज्ञान क्यों होता है, ये मुख्य बात समझने की है। इनका ज्ञान क्रमशः क्यों होता है? ठीक है, ये प्रश्न हुआ। समझ गए कि बारी बारी से ज्ञान होता है ना, इसलिए का क्रमशः ज्ञान होता है। तो ये घट वस्त्र आदि का ज्ञान क्रम से है, क्रम से हो रहा है। क्यों हो रहा है? लिखो, उत्तर लिखिए। घट वस्त्र आदि ज्ञानों का क्रम इसलिए है, अर्थात इनका ज्ञान क्रमशः होता है, अतः इनका ज्ञान क्रमशः होता है, घट का वस्त्र का, है ना। तो अतः अर्थात इनका ज्ञान क्रमशः होता है, क्योंकि ज्ञान उत्पत्ति का कारण, ज्ञान उत्पत्ति का कारण इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, ज्ञान उत्पत्ति का कारण बराबर कर दो, लगाओ चिन्ह, ज्ञान उत्पत्ति का कारण बराबर इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, लिखे। अनेक वस्तुओं के साथ, अनेक वस्तुओं के साथ एक काल में नहीं हो पाता, अनेक वस्तुओं के साथ एक काल में नहीं हो पाता, अपितु सन्निकर्ष क्रम से होता है, अपितु सन्निकर्ष क्रम से होता है। और उन पदार्थों के ज्ञानों में या ज्ञान में, उन पदार्थों के ज्ञान में कोई कारण कार्य संबंध नहीं है। ठीक है, तो बस फिर आएगा, इसलिए क्रम से ज्ञान होता है, दिखना चाहिए तो ब्रैकेट में, इसलिए घट वस्त्र आदि का ज्ञान क्रम से होता है, दिखना चाहिए तो ब्रैकेट में लास्ट में, इसलिए घट वस्त्र आदि का ज्ञान क्रम से होता है। वैसे पहले यही था प्रश्न कि घट वस्त्र आदि का ज्ञान क्रम से क्यों होता है, तो क्रम माने घट वस्त्र आदि का ज्ञान क्रम से होता है, या इनके ज्ञानों का क्रम इसलिए है क्योंकि इंद्रिय और अर्थ का जो सन्निकर्ष होता है वो बारी बारी से होता है, अनेक वस्तु से एक साथ नहीं जुड़ता। ठीक है, स्पष्ट हो गया ना। जो इंद्रियां हमारी हैं एक काल में एक पदार्थ से जुड़ती हैं, फिर उससे बारी बारी से जुड़ती हैं। ठीक है जी, इसलिए बारी बारी से ज्ञान होता है, एक साथ ये ज्ञान नहीं होता, तो क्रम से ज्ञान होता है। और इसलिए भी कि क्योंकि इनमें कारण कार्य संबंध नहीं है, एक को देखने से उसका ज्ञान होता है, ऐसा तो है ही नहीं, सबको देखना पड़ेगा। अब मैं सबको आपको जानना चाहूँगा, सबको देखूंगा ना भाई, कि ऐसा होगा ये संतोष जी को देख दूँ और इनको देखने से जरा पद्मनाभ दिए इनका ज्ञान हो जाएगा, ऐसा होगा क्या? क्यों जी, एक ब्रह्मचारी को देखो और उसको देख करके क्या और एक ब्रह्मचारी है उसको जान लेंगे? नहीं जान सकते। उनको जानना है तो उसको भी देखो क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, तो अलग अलग देखना पड़ेगा ना, ये कह रहा है। तो इसलिए ज्ञान का क्रम है,
अर्थात क्रमशः ज्ञान होता है। जिससे इंद्रियां जुड़ती हैं उनका ज्ञान होता है, या उस पदार्थ का ज्ञान होता है। जिससे इंद्रियां नहीं जुड़ती उनका ज्ञान नहीं होता है। हो गया स्पष्ट ना सूरज जी? हाँ, जिसको देखना चाहोगे उसको देखो, सीधी बात है। जिसको नहीं दिखेगे उसको नहीं जान पाओगे, उसका ज्ञान नहीं होगा, सीधी बात है जी। जिसको खाओगे उसका स्वाद पाओगे, जिसको नहीं खाओगे उसका स्वाद नहीं पाओगे। और इसको भी खाए इसको भी खाए तो दोनों जान पा गए, 22 बरस से जान मिला आपको। पहले नमकीन खाओगे फिर मीठा खाओगे तो दोनों का ज्ञान हो गया। ठीक है ना जी? तो ये ज्ञान इस प्रकार से क्रमशः होता है, ये कह रहा है ना? इसलिए ज्ञान का क्रम है। आपने देखा घट को तो घट का ज्ञान हुआ, फिर देखा वस्त्र को तो वस्त्र का ज्ञान हुआ, तो क्रम से ज्ञान हुआ ना भाई, ये है ना? तो जिससे जुड़ी जुड़ी इंद्रियां उनका उसका ज्ञान हुआ, जिससे नहीं जुड़ी उसका ज्ञान नहीं हुआ। बस ये तो भाष्य कह रहा है, ये सूत्र का सार है। हो गया? तो ये आहनिक भी पूरा हो गया। चलिए, ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते। ओम।